गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर मैं आप सभी का अपने चैनल पोलपाथ पे स्वागत करती हूँ। आप जो है ये यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस करेंगे हम, यानी कि उसको क्वेश्चंस को देखेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके जो एमपी सेट का एग्ज़ाम है उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कम समय में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखने का, तभी हम प्रीवियस ईयर लगाते हैं। प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही अहम पार्ट होता है हमारी प्रिपरेशन का। तो जो भी मैं अरेंज कर पाऊँगी मैं आपको प्रीवियस ईयर देती रहूँगी। साथ में मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है जस्ट कुछ देर पहले, तो वो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि बार बार रिपीटेडली एग्ज़ाम में आते हैं। तो वो भी मैं क्वेश्चन अभी देना शुरू कर दिया है, तो आप वो भी देख लीजिए। प्लस एमपी जो सेट के हैं पेपर्स वो भी मैं दे रही हूँ। और रात में जो है 10 बजे मैं क्विज रखती हूँ, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेट और सेट से रिलेटेड होते हैं, तो वो 10 PM जो है मैं क्विज रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं दे रही हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, जितना मुझसे हो पाएगा मैं कर रही हूँ आपकी हेल्प। और आप लोग ये सारी वीडियोस पाने के लिए अपना नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, तभी सारी वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि वीडियोस थोड़ा सा इनका टाइम नहीं है, जब भी प्रिपेयर हो जाती है मैं दे देती हूँ। टेलीग्राम, ये सारी जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। तो ये पोलपाथ से हमने अपना टेलीग्राम बना रखा है, इससे आप सर्च कर सकते हैं। @ नहीं लगाना है, ओनली पोलपाथ। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको मैं बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगी हुई है, और वो प्लेलिस्ट बहुत ही बेनिफिशियल है, मैराथन है और डेली प्रैक्टिस लिस्ट है। ये 2 प्लेलिस्ट यदि आपने पूरी देख ली तो आपका समझ ले आप क्लियर करके आएंगे। आप जो क्वालिफाई करके आएंगे ये एग्ज़ाम, उसमें इतने अच्छे क्वेश्चन, हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल, हर तरह के क्वेश्चन हमने उसमें रखे हैं। तो ये एक बार पक्का देखिए। स्पीड पे डाल के जब नॉलेज होता है तो बहुत जल्दी हम जो है कुछ घंटों की प्लेलिस्ट तो हम ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत कम चीज़ें वहाँ से हमें पिकअप करनी होती हैं। तो वो आप देख लीजिए क्या मैनेज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कितना मैनेज कर सकते हैं। चलिए देखेंगे आज का हम अपना क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 50 तक कल हमने जो है कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस जो M सेट करके जो लगा है थंबनेल, उस पर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब आज हम 51 से शुरू कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मायरन विनर, रजनी कोठारी, सुहास पलसीकर, योगेंद्र यादव। यदि आपको देखने में कोई भी दिक्कत हो तो आप अपनी स्क्रीन को जूम कर लेंगे, तो आप पढ़ने में क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। फॉन्ट छोटे हैं बट क्लियर हैं, आप पढ़ सकते हैं। अपनी स्क्रीन जूम कर लेंगे यदि आपको दिक्कत समझ में आ रही है तो। इधर है तृतीय लोकतांत्रिक आवेग, भारतीय विडंबना, कांग्रेस व्यवस्था और परा कांग्रेस राज्य व्यवस्था। इनको सुमेलित करना है आपको। तो चलिए इसको हम पहले थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, और ताकि हमें कोड भी दिखे और हमारे ऑप्शन भी दिखें। तो यहाँ पर क्या है, जो माइनर विनर है ये किससे, परा कांग्रेस राज्य व्यवस्था से संबंधित हो जाएंगे। सॉरी, ये जो है इससे भारतीय विडंबना, यस, भारतीय विडंबना से होंगे। और रजनी कोठारी कांग्रेस व्यवस्था से हो जाएंगे, रजनी कोठारी कांग्रेस से हो जाएंगे। माइनर विनर भारतीय विडंबना से हो जाएंगे। और सुहास पलसीकर किससे हो जाएंगे, ये परा कांग्रेस जो है राज्य व्यवस्था से हो जाएंगे। और योगेंद्र यादव किससे हो जाएंगे, ये तृतीय लोकतांत्रिक आयोग, इससे हो जाएंगे। ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 आपका सही है। ए का सेकंड और बी का जो है थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ये है आपका सही सुमेल। और 4 जो है आपकी आंसर की में भी दिया हुआ है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 सेकेंड क्या कह रहा है, थोड़ा इसको पहले हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको जो है समझ में आने लग जाए। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने के आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती हैं? किसी विशेष स्थान का निवासी। ये मैंने जो है प्रीवियस ईयर M सेट का एक क्वेश्चन पेपर अभी दिया था, कल ही दिया था, उसमें मैंने ये पूरा करा रखा है। किसी विशेष स्थान का निवासी, वाद चलने और परिवादी बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं, किसी नागरिक के वंशज। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी जो है एथेंस के नागरिक बनने की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, कौन सी चीज़ें। तो एक तो आपका
ये हो जाएगा सेकंड, वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार। फिर हो जाएगा थर्ड, वे जो मताधिकार से वंचित हैं या देश से निर्वासित हैं और किसी नागरिक के वंशज। फोर्थ, यही जो है आपकी लिस्ट में यही होता भी है और आपकी लिस्ट में भी फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि संयुक्त, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ सीरिया के रासायनिक हथियारों के जखीरे को नष्ट करना चाहता था, परंतु उसे नष्ट करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई। दूसरा है, अरब स्प्रिंग के बाद 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीरिया में हस्तक्षेप किया। तीसरा है, 2013 में दमास्कस में हुए सारिन नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया। चौथा है, सीरियाई सेना के लिए हेजबोला के समर्थन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के 2003 में पुनः हस्तक्षेप किया। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अरब स्प्रिंग के बाद 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीरिया में हस्तक्षेप किया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं और आपको जो है सुमेलित करना है। कौन कौन सी हैं? द 20 ईयर्स क्राइसिस, जस्ट अभी मैंने इस क्वेश्चन को दिया है अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में और ये मुझे पता भी नहीं था कि इसमें है। चलिए, द 20 ईयर क्राइसिस और द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इम्पीरियलिज्म ए स्टडी, नियो कोलोनियलिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये सारी बुक्स हैं और इनके जो है नाम आपको बताने हैं। ठीक है, दोनों सूचियों को। तो जो पहला हो जाएगा द 20 ईयर क्राइसिस, ये जो है E.H. कार्की है, E.H. कार्की है। ठीक है, द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये किसकी है? तो ये कार्ल ड्यूस की है। ठीक है, इम्पीरियलिज्म ए स्टडी, ये किसकी है? तो ये J.A. हॉब्सन की है। और नियो कोलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये किसकी होगी? तो ये हो जाएगी क्वामे नक्रूमा की। ठीक है, ये क्वामे नक्रूमा की हो जाएगी सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। ठीक है, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, और फिर तीसरे का हो जाएगा चौथा और चौथे का यानी डी का जो हो जाएगा सेकेंड। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ये सारी बुक्स जो हैं आप लिख लीजिए। ये तो जस्ट मैंने अभी अभी एक वीडियो पब्लिश किया है, उसमें इंपॉर्टेंट बुक्स में ये आपको मैंने दिया है। ठीक है, बाकी की बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके इनको एक जगह, सारी बुक्स के नाम आप एक जगह नोट डाउन कीजिए। उसके सामने उनके जो है यानी कि लेखक जो हैं उनको, उसके सामने यदि आपको ईयर मिल जाए तो वो भी लिख लीजिए, क्योंकि ईयर भी लगाने को आ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों को पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख लिया है और इसको पढ़ सकते हैं आप। ऑप्शन है आपके पास हंस ब्लिक्स या H.J. मिलर या M. बोआजिज या मोहम्मद महाथिर, कौन थे? तो यहाँ पर जो है हंस ब्लिक्स, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यही थे जो ये इराक के जो ये परमाणु हथियारों को पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति के सभापति कौन थे? तो हंस ब्लिक्स थे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? कितना अच्छा प्रोसेस है ये, जिस भी देश में होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो किस में है? तो मैं इस प्रोसेस को लाइक करती हूँ, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलता है, फ्रांस। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है, पूछ रहा है।
वेल ऑफ इग्नोरेंस काफ़ी जो है ये कैसा फेमस टर्म है और आपको याद रखना है, ठीक है। दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता, कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता है, कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता है। तो इसमें जो है क्या है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता है। और इसमें क्या है, एक समाज की बात की गई कि ऐसा समाज के लिए जो है कानून नियम बनाना है, उसमें किसी को अपना जो है स्थान नहीं पता होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में किसी को अपना जो है भविष्य नहीं पता है, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसमें जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है उसमें इसका भी जिक्र किया गया है कि आप समाज में क्या स्थित होगी वो भी उसको नहीं पता है। तो लेकिन जो सही आंसर होगा वो यही होगा कि प्राकृतिक संपदाओं यानी कि जो मेन जड़ है, ठीक है, जो सबसे मेन बात है वो यही है कि प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य कोई नहीं जानता है। वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो है मूल अर्थ यही है, बाकी ये सब चीज़ें तो समझाने के लिए बताई गई हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो जो हैं सेंटेंस दिए गए हैं, एक अभिकथन है दूसरा तर्क है और आपको दोनों को देखना है और बताना है अकॉर्डिंगली। अभिकथन क्या है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता है। तर्क है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपके पास कोट क्या क्या है, पहला है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, ए गलत है आर सही। चौथा क्या कह रहा है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ए सही है परंतु आर गलत है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से जो है हटाया नहीं जा सकता। जब वो ऐसी अनुशंसा करता है तब जो है वो हटाए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है बताता है यानी कि सिफारिश करता है, उनके बारे में बताता है तब होता है ऐसा, लेकिन दूसरा कथन जो है गलत है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है दूसरा यस ए सही है परंतु आर गलत है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक प्रशासनिक ब्रैकेट में है सिद्धांत का मिथक मात्र माना है, ठीक है। किसने माना है, जो प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है, फोलेट ने, मूने ने या मिलेट ने या टेरी ने। तो ये जो है मूने के द्वारा माना गया है। ऑप्शन जो है दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, आपको इनको जो है पढ़ना है और इनको मैच करना है। ये संधि हैं और ये वर्ड्स हैं। व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT, प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल यानी कि ABM, और सामरिक हथियार कटौती संधि यानी कि स्टार्ट फर्स्ट। संधि फर्स्ट है तो स्टार्ट फर्स्ट हो जाएगा। सामरिक आक्रामक हथियार कटौती संधि यानी कि शॉर्ट, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे, इनको हमको मैच करना है। तो इसको जो हमारा ये व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT जो है ये 1996 में हुआ था, तो यहाँ हम 4 कर लेते हैं, ठीक है। प्रक्षेपात रोधी मिसाइल यानी कि ABM संधि ये जो हुआ था ये 1972 में हुआ था, तो यहाँ हम 3rd कर लेंगे, ठीक है। और ये जो सामरिक हथियार कटौती संधि है इसको स्टार्ट फर्स्ट बोलते हैं, तो ये 1991 में हुआ था, ठीक है। और जो सामरिक आक्रामक हथियार कटौती संधि शॉर्ट जिसको बोलते हैं ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2002 में हुआ था। तो ये हो गया हमारा। तो ऑप्शन यहाँ पर 4, 3, 2, 1 ऑप्शन जो है दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप एक जगह लिख लीजिए। ये जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे आप अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। इसका पेपर एनालिसिस का मतलब यही होता है कि हमने एनालिसिस किया और हमको वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट एरिया मिल जाता है, टॉपिक मिल जाते हैं, कुछ पॉइंट मिलते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हम नोट डाउन करते हैं इतने वास्ट लेवल से। फिर हम इम्पॉर्टेंट लास्ट में क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो वो चीज़ आपको प्रीवियस ईयर से मिलेगी, इसलिए मैं लेकर के आ रही हूँ इनको। तो आप इनको यहाँ से नोट डाउन करते रहिए। देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है
श्रमिकों का कल्याण, उच्चतर औद्योगिक दक्षता, रोजगार सृजन करना या सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना। तो ये आगे जब वैज्ञानिक प्रबंध की बात हो रही है तो यहाँ पर यही होगा उच्चतर औद्योगिक दक्षता। ऑप्शन 2 सही होगा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है। 2, यस, आंसर भी 2 ही कह रहा है। देख लेते हैं, चलिए आगे देखेंगे हम। फिर आपके पास 2 सूचियाँ हैं, ठीक है, इनको मिलान करना है। पहला है एल्टन मेयो, हेनरी फयोल, निकोलस हेनरी, FW टेलर। और अगला क्या है, संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन, मानवीय संबंध सिद्धांत, नौलोक प्रबंधन। इनको मैच करना है आपको, ठीक है। तो कर लेते, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं चारों हम और इनको मैच करते हैं। पहले का क्या है, एल्टन मेयो। एल्टन मेयो हो जाएंगे, ये जो मानव संबंध सिद्धांत है इससे हो जाएंगे, ठीक है। हेनरी फ्योल किससे हो जाएंगे, संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, इससे हो जाएंगे। और निकोलस हेनरी किससे हो जाएंगे, ये नौलोक प्रबंधन जो हो जाएंगे इससे। और FW टेलर किससे हो जाएंगे, तो FW टेलर हो जाएंगे वैज्ञानिक प्रबंधन से हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड, यही जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं। देखिए यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। तो यहाँ पर तो सारे ही सेंटेंस सही लग रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हैं। ऑप्शन भी दिया गया है सारों का, तो 3 होगा अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तीसरा होगा, आंसर की एक बार इसकी देख लेते हैं। यस, तीसरा ही है, ठीक है। चलिए देखेंगे, तीसरा ही है ये। चलिए आगे देखेंगे। रूसों की सामान्य इच्छा, जनरल विल, का अर्थ है बहुसंख्यक की इच्छा, वास्तविक इच्छा, यथार्थ इच्छा, इच्छाओं का सर्वयोग। तो देखो ये रूसों की इच्छा में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। इसमें क्या होता है, ऑप्शन देख के ही काम करना पड़ता है। तो ये भाई किसी उस पर मत जाना। यहाँ पर तो हो जाएगा इच्छाओं का सर्वयोग, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है। कभी दे देते हैं कि जो है ये तात्विक इच्छा है तो वो भी हो जाएगी। कभी कहते हैं ये बहुमत की इच्छा है, एक मत की इच्छा है या कल्याण हित की इच्छा है, तो वहाँ बहुमत की नहीं होगी। ज़रूरी नहीं वो सभी का मत हो। वो जो तात्विक इच्छा है यानी कि जो सामान्य इच्छा है वो तात्विक इच्छा है, और जो सामान्य इच्छा है वो किसी एक की भी हो सकती है यदि वो समाज कल्याण से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट को लेते हुए ऑप्शन को देखते हुए आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल इच्छाओं का सर्वयोग ऑप्शन दिया है, तो यही है। जनरल विल का मतलब होता है कि यही इच्छाओं का सर्वयोग, अच्छी इच्छाएं यानी समाज कल्याण से संबंधित जो भी इच्छाएं उनका सर्वयोग ही क्या है, जनरल विल है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने कहा था भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। आपको दिख रहा है, आप अपनी स्क्रीन जूम आउट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो फॉन्ट छोटे हैं बट क्लियर हैं, है ना। ये इतना आपको देखना है। भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। किसने कहा, एच साइमन, गुलिक, उर्विक या LD वाइट, किसने कहा है ये। तो ये जो है LD वाइट ने कहा है, नहीं उर्विक ने कहा है। ये भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। ये 3 होता है। एक बार इसके आंसर की देखते हैं क्या है। 3 है, ठीक है, 3 है, उर्विक है। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैककुलोज बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की। यहाँ पर पूरा देख लेते हैं, फिर मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आपको नहीं दिख रहा है तो। मैककुलोज बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की। तो संघीय शासन और राज्यों के बीच समानता, राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता, संघीय शासन पर राज्यों की उत्कृष्टता या राज्यों के बीच समानता। तो इसमें जो है क्या है, राज्यों की भी समानता। ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। यही इसका सही आंसर है। जो मैककुलोज बनाम मैरीलैंड वाद है, इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय ने, अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार जो है राज्यों के बीच समानता का सिद्धांत जो है इसको फॉलो किया था, ठीक, स्थापना की थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य की नागरिकता। भारत और यूएसए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, भारत है। भारत और स्विट्जरलैंड, ये भी गलत है। यूएसए और यूके, यूएसए और यूके, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। स्विट्जरलैंड और यूएसए, ये ठीक है क्योंकि स्विट्जरलैंड में भी जो है नागरिकता प्राप्त है और यूएसए में भी। यूएसए में तो राज्य की नागरिकता और जो है संघ की नागरिकता, 2 नागरिकता प्राप्त हैं। बल्कि स्विट्जरलैंड में 3 तरह की नागरिकता प्राप्त हैं, संघ की, राज्य की और जो स्थानीय होते हैं ना लोकल, उसकी भी प्राप्त है। तो ये भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप स्विट्जरलैंड पे थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि लेवल थोड़ा सा क्वेश्चंस का हाई होने वाला है तो पूछ सकता है, इसलिए बता दिया मैंने। यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा आपका, ठीक है, 4 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन, आप अपनी स्क्रीन जूम आउट कर लें, फॉन्ट छोटा है इसमें थोड़ा सा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है? ये 39वां संवैधानिक संशोधन या 42वां संवैधानिक संशोधन या 41वां संवैधानिक संशोधन या 40वां संवैधानिक संशोधन? तो ये जो है ऑप्शन 2, ये तो सभी को पता है, 42वां संवैधानिक संशोधन इसके द्वारा जो है वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर किस में डाला है? इसमें डाला है, राज्य सूची हटाकर के समवर्ती सूची में रखा गया है। और कहाँ पे रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 48 के ए में रखा गया है। नीति निर्देशक जो आपके हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसको रखा गया है। 48 में क्या है कि दुधारू और जो दुधारू पशु और जो कृषि में जो काम करने वाले पशु हैं उनकी हत्या पर जो है राज्य रोक लगाएगा, ये दिया गया है 48 में। उसी में सब सेक्शन ए जोड़ करके जो है इन्होंने ये चीज़ रख दी है, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित, क्योंकि ये जीवों से संबंधित है। 48 भी ऑलरेडी जीवों से संबंधित था कि दुधारू पशु और जो कृषि में काम आते हैं तो उन पशुओं की हत्या पर राज्य रोक लगाएगा, और उसी में ए जोड़ करके वन तथा वन्य जीवों को रख दिया है। ध्यान रखेंगे, रिलेट करके रखेंगे तो सब कुछ याद रहेगा। 42वां संविधान संशोधन है। चलिए 1 मिनट, यहाँ तो ऑप्शन में 4 दिया जा रहा है, मैं कुछ और बता रही हूँ। मैंने क्या बताया है भाई? मैंने तो दूसरा बताया है, यहाँ ऑप्शन में 4 दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो दूसरा ही सही है। और ये ऑप्शन में फिर ये एनटीए की आंसर की है, कैसे दे सकते हैं ऐसा, पता नहीं। चलिए मेरे अकॉर्डिंग यही सही है। बाकी आप लोग भी लर्नड पीपल हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसका कथन है राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है? किसका है? डेविड ईस्टन, आर्थर बेंटले और जीए आलमोंड और कौन है? चौथे हैं आर.ए. डाहल। ठीक है, तो ऑप्शन आपके 4 है, ऑप्शन दूसरा यहाँ आर्थर बेंटले सही हो जाएगा। राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों से है ना, दोनों हैं। तो ये किसका? आर्थर बेंटले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है? ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है? तो उदारीकरण को आत्मविध्वंसक सिद्धांत बताने वाले कौन है? एम वाल्जर हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर भी आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं और सेम प्रोसेस कुट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर दृष्टिकोण है और यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र की आलोचना है। तो चलिए देखते हैं। ये हिंदू राष्ट्रवादी, ये इनके जो दृष्टिकोण थे, क्या भारतीय लोकतंत्र को लेकर के क्या आलोचना की है? इन्होंने कहा है कि इन्होंने स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण। तो ये जो हिंदी राष्ट्रवादी थे तो ये पश्चिमी लोकतंत्र के अनुकरण के लिए जो है इनके मन में नाराजगी थी, यानी कि स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा किया गया है और पश्चिमी का अनुकरण किया गया है। तो ये इससे हो जाएगा, यानी कि हमारा 3rd हो जाएगा, है ना, पहला। फिर क्या है? गांधीवादी क्या कहते हैं? ये प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए बेहद सीमित स्थान, इन्होंने जो है लोकतंत्र की ये इसलिए बुराई की है।
कि जो प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए बुराई है, तो यहाँ पर हम पहला रख लेते हैं, ये गांधी जी से रिलेटेड, गांधी जी ने ऐसा जो है ये लोकतंत्र के लिए बुराई की थी। मार्क्सवादी है, क्या कह रहे हैं कि एक छलावा है क्योंकि यह प्रभावशाली हितों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को बनाए रखता है, तो ये हम यहाँ पर फोर्थ रख लेते हैं। ठीक है, आगे उदारवादी लोकतांत्रिक क्या कहता है, भाई इनकी तो सब स्वतंत्रता इनके मूल में है, तो ये बोलते हैं व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ। तो ये सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो जिसको महत्व मानता है, तो उसमें ये कह रहा है कि उसको जो है जगह नहीं मिली है, उसको जो है मतलब वो सफल नहीं हुआ है। गांधी जी स्थानीय लोकतंत्र को बोल रहे हैं, उदारवादी स्वतंत्रता को बोल रहे हैं, मार्क्सवादी राज्य के बारे में बोल रहे हैं, इसी तरह से हिंदू राष्ट्रवादी क्या बोल रहे हैं, पश्चिमी लोक जो पश्चिमी चीज़ें हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पर थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड। ठीक है, तो हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला है, यहाँ पर पहला है, ये है, आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल, गोर्बाचोव को CPSU का महासचिव नियुक्त किया जाना, ईरान में इस्लामी क्रांति, औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु CSCE की बैठक। आगे आपको कोड दिए गए हैं, स्क्रीन छोटा करते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो पहली चौथी घटना होती है औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु CSCE की बैठक होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, ईरान, ये जो पहला होता है न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल, ये पहला हो जाएगा। फिर जो होता है ईरानी इस्लामी क्रांति होती है, उसके बाद जो है गोर्बाचोव की CPSU का महासचिव नियुक्त किया जाना, ये जो है सबसे लास्ट में आता है, यानी कि सेकेंड। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आरेंड लिज़फर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार हैं। तो आरेंड लिज़फर्ड द्वारा दलीय व्यवस्था के प्रकारों की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है आपके धर्मनिरपेक्षी दलीय व्यवस्था, सहमत जन्य दलीय व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक दलीय व्यवस्था। दूसरा क्या कह रहा है कि संघर्षशील दलीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक दलीय व्यवस्था और समायोजनशील दलीय व्यवस्था। तो हम आगे क्यों पढ़ें, दूसरा ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर जो आरेंड लिज़फर्ड के द्वारा दलीय व्यवस्था के प्रकार बताए गए हैं, तो संघर्षशील बताया गया है, लोकतांत्रिक बताया गया और समायोजनशील बताया गया है। ये जो 3 प्रकार इनके द्वारा बताए गए हैं, संघर्षशील, लोकतांत्रिक, समायोजनशील। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा जो है सही हो रहा है। अगर क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसका कथन है कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना। ये किसका है, केनेथ वाल्टज का है, हंस जे मर्गनथाउ का है, या स्टीफन क्रास्नर का है, या E.H. कार का है। तो ये जो है E.H. कार का है, ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। E.H. कार नहीं, सॉरी, E.H. कार का नहीं होगा, ये स्टीफन क्रास्नर का होगा। एक मिनट, मुझे भी इसको ज़रा सा चेक करना है। ये स्टीफन क्रास्नर का होना चाहिए, मैं ज़रा एक बार चेक कर लेती हूँ क्या दिया गया है यहाँ पर। हाँ, यस, 3 दिया गया है, स्टीफन क्रास्नर। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अमेरिकन सीनेट ने राजस्व विधेयक में संशोधित करने वाली शक्ति, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियां हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायी संबंध शक्तियों के प्रसार पर आधारित हैं। चौथा कह रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भंग कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं। अमेरिकन सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है, ये भी सही है, ये तो सही है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियां हैं, ये नहीं सही है। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायी संबंध शक्तियों के प्रसार पर आधारित है। अमेरिका का राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भंग कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्या कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन कारक उत्तरदायी है? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद और अति तथ्यात्मकतावाद। तो देखो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें आप जो है एक चीज़ देखेंगे कि ये इतिहासवाद जो है तो ये किससे, ईस्टर्न से जुड़ा हुआ है। और ईस्टर्न, ये बार बार क्वेश्चन जो है आता है कि इतिहासवाद राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जो है ईस्टर्न ने जो है किसको जिम्मेदार माना, इतिहासवाद को, या इतिहासवाद दे देंगे वहाँ पर, तो आपको ईस्टर्न नाम चुनना होगा। ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिकता के अलावा इन्होंने जो है अति तथ्यात्मकता यानी कि ये भी माना है, और क्या माना है कि नैतिक सिद्धांत का प्रभुत्व यानी कि नैतिक सापेक्षवाद। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं डेविड ईस्टर्न, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये तीनों चीज़ें हैं डेविड ईस्टर्न ने माना है, इतिहासवाद और नैतिक सिद्धांत का प्रभुत्व और अति तथ्यात्मकतावाद, ये तीनों चीज़ें इन्होंने माना है। ठीक है। इसी आलोचना को जो है आगे बढ़ाते हुए किसने, जर्मिनो जो थे, इन्होंने क्या दिया, वैचारिक न्यूनतावाद के साथ ये संबंधित हैं, है ना। ये क्या कहते हैं, ये जो जर्मिनो है और कोबन है, अल्फ्रेड कोबन, इनके भी नाम आप यहाँ पर देख लें, ये आ सकते हैं, कभी उनको ना पूछ के इनके पूछ लें। तो अल्फ्रेड कोबन और कौन थे, जर्मिनो, ये दोनों किससे संबंधित हैं, ये जो दोनों जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसी आलोचना को आगे बढ़ाया और बोला कि अत्यधिक निर्भरता और तथ्यों को जो है सिद्धांत के साथ साथ जो है किस पर अत्यधिक निर्भरता, तथ्यों पर अत्यधिक निर्भरता और तथ्यों को सिद्धांत के साथ साथ वैचारिक न्यूनतावाद के साथ सहसंबंधित करने में विफल रहा है। ठीक है। और यही कारण है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। तो ये जो है तथ्यों में अत्यधिक निर्भरता और वैचारिक न्यूनतावाद, ये सब जो है इनसे संबंधित हैं। और जबकि जो अति तथ्यात्मकतावाद और नैतिक सापेक्षवाद, इतिहासवाद, या ये कह लीजिए कि नैतिक सिद्धांत का प्रभुत्व, ये सब ईस्टर्न से संबंधित हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, तो ज़रूरी है। ठीक है। चलिए यहाँ आगे देखेंगे, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपको आंसर तो खैर मिल ही गया होगा। 1, 3 और 4 ये जो है किसके कारक है, यानी उत्तरदायी कारक हैं किसके, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की। यहाँ ब्रिटिश सिविल सर्विस की बात हो रही है और यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है। किस समिति ने अनुशंसा दी थी, तो ये फाल्टन ने दी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ जो है यहाँ कथन दिए गए हैं, आपको उन पे जो है विचार करना है। पहला है, मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कुछ कार्य करने के अनुदेश देते हैं। दूसरा है, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। तीसरा है, यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो वह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा। चौथा है, निर्देशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है। तो यहाँ पर जो है आपको सही जो यहाँ पर कथन है वो जो है चूज करने हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिखा दें आपको सारे। तो जो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा और चौथा ये सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा और चौथा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम जूम कर लेते। तो आई थिंक अब आपको ये दिख रहा होगा, अपनी स्क्रीन भी आप जूम कर सकते हैं। अभिकथन है और उसका तर्क दिया गया है। देखेंगे अभिकथन पहले हम। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, बिल्कुल सही है। आर क्या कहता है, राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। दोनों ही सही हैं यहाँ पर। और ए जो है, आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। राज्यों का संघ शब्द इसीलिए जो है दिया गया था ताकि जो उपराष्ट्रवाद और उसकी भावना दब जाए और देश की एकता और अखंडता को कोई नुकसान न पहुंचे, सुदृढ़ बनी रहे। तो इसीलिए जो है राज्यों के संघ के इस टर्म को जो है यूज किया गया था। तो ये कहाँ पर है, ये 4 में है।
ए और 4 दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही कथन है? स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिल पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा है, अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवाओं और सरकारी एजेंसियों के प्रचालन की निगरानी करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा, ये सेंटेंस यहाँ पर ठीक है। ठीक है, सही हैं। देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? अनुच्छेद 139 या 144 या 141 या 142। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन 141 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 141 यही कहता है कि जो है ये जितने भी भारत ये प्राधिकरण हैं ये भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता जो है करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभिजात सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही हैं? जेम्स बर्नहम ने अभिजातियों का परिचालन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सी राइट मिल्स के त्रिसाध गदल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रबंधकीय वर्ग शामिल हैं। जी मोस्का ने अभिजाति की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया। अभिजात सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है। तो इसमें जो है कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक हैं? गुमनामी, नम्रता, उदासीनता या अधिनियम परकता यानी कि अनधिकार। तो कौन से जो है यहाँ पर हैं? ये जो तीसरा और चौथा ये दोनों हैं प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक। कौन कौन से हैं? उदासीनता और अधिनियम परकता यानी कि अनधिकार। ऑप्शन यहाँ जो है 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुष्यंत पाई ने उन संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? तो ये सारे समूह दिए हैं। इसमें जो है भागीदारी, प्रतिनिधित्व, भेदन, एकीकरण, वैधता, केंद्रीकरण, यही समूह सही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आपको जो है अभिकथन दिया गया है, तर्क है, तो देख लेते हैं। अभिकथन क्या है कि संघवाद का सार संस्थागत या संवैधानिक संरचना में नहीं अपितु स्वयं समाज में है। और तर्क क्या है कि गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त रूप हैं। तो यहाँ पर जो है ए आर दोनों ही राइट हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे हैं, सही दोनों हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? एस हंटिंगटन, जोसेफ शुम्पीटर, रॉबर्ट डाहल या डेविड ईस्टन। तो ये जो है बहुतंत्र का जो लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में करने वाले और रॉबर्ट डाहल महोदय हैं। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबाद तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया? एल्टन मेयो ने, एडवर्ड वेडनर ने या ओसबोर्न ने या हर्बर्ट साइमन ने। तो यहाँ पर निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल की बात हो रही है। तो आबद्ध तार्किकता मॉडल जो है हर्बर्ट साइमन ने किया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 2 आपको सूची दी गई है। निर्वाची की समस्या से संबंधित पहली सूची है और निर्वाची की सुधार से संबंधित दूसरी सूची है। इसको देख लेते हैं। मतदाताओं का जाली पंजीकरण, मतगणना में देरी, निर्वाचन के दौरान हिंसा या अत्यधिक उम्मीदवार। दूसरा है चरणबद्ध मतदान, अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ाया जाना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फोटो पहचान पत्र। तो इसको जो है कूट से हम सही आंसर निकालेंगे। ठीक है,
यहाँ पर जो है ये जो ए का है मतदाताओं का जाली पंजीकरण, तो ये फ़ोटो पहचान पत्र, यानी कि इसके बारे में जब ये जाली पंजीकरण हो रहा था तो सुधार जो है यहाँ पर हमको दिखा। जो दूसरा है ये मतगणना में देरी, तो ये इसके समाधान कहाँ से निकाला गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती है। निर्वाचन के दौरान हिस्सा होती है, तो इसमें क्या हुआ कि चरणबद्ध मतदान कराए जाने लगे, और अत्यधिक उम्मीदवार होने से क्या हो गया कि अभ्यर्थियों की जमानत राशि जो है बढ़ाया जाना, ये जो है हो गया। ठीक है, तो ये इसका पहले का क्या था पंजीकरण, तो फोटो पहचान पत्र आ जाएगा। मतदाताओं का जाली पंजीकरण ये किस में है, ऑप्शन जो है हमारा 4 जो है ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है अगला सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो नहीं है वो बताने। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का में भाग 4 का में शामिल है, तो ये राइट है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किए गए, तो ये भी राइट है। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरा करने होंगे, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। जो नागरिक के लिए अधिकार और कर्तव्य नागरिकों के होते हैं, तो ये नहीं होगा। चौथा क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां तो ठीक है, बट यहाँ पर 2002 जो 2002 में जोड़ा गया है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर से कौन से नहीं सही है, तो तीसरा और चौथा नहीं सही है। तीसरा चौथा ऑप्शन ए में हमारा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 2002 में जो है जोड़ा गया है, ये सही है, 86वें द्वारा ही जोड़ा गया, बट सन जो है गलत दिया गया है यहाँ पर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सूचियाँ आपके सामने दी गई हैं और आपको उनको सही उत्तर चुनना है। बर्नार्ड जो है, इधर बर्नार्ड हैं, फायोल हैं, गुलिक हैं, टेरी हैं, और इधर प्रत्यायोजन, प्रबंध सिद्धांत, कार्यकारी प्रकार, संगठन के आधार, तो ये सारे दिए गए हैं। इनका जो है सही निकालना है कोड की मदद से। तो यहाँ पर देख लेते हैं छोटा करके स्क्रीन। बर्नार्ड जो है किससे संबंधित हैं, तो ये कार्यकारी प्रकार से संबंधित हैं बर्नार्ड महोदय। ठीक है, और जो ये हैं फेयोल हैं, तो ये किससे संबंधित हैं, संगठन के आधारों से संबंधित हैं। और जो गुलिक हैं, तो गुलिक किससे, प्रबंधन के सिद्धांत से संबंधित हैं। और जो ये हमारे टेरी महोदय हैं, ये प्रत्यायोजन से संबंधित हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन जो 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक में क्रांति दी गई है, दूसरे में किस राष्ट्र की क्रांतियाँ हैं, किस राष्ट्र से संबंधित हैं। तो वेलवेट है, ऑरेंज है, कार्नेशन क्रांति है, और अगस्त क्रांति है। तो ये जो वेलवेट क्रांति है ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये आपको कोट भी देखने को चाहिए, तो ऐसे कर लेते हैं। तो वेलवेट क्रांति किससे, चेकोस्लोवाकिया से संबंधित है, इसको हम यहाँ पे कर देंगे। ऑरेंज क्रांति किससे संबंधित है, उज्बेकिस्तान, ऑरेंज और उज्बेकिस्तान थोड़ा सा राइम है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ऑरेंज हो गई उज्बेकिस्तान से। और कार्नेशन क्रांति किससे संबंधित है, ये जो कार्नेशन क्रांति है ये पुर्तगाल से संबंधित हो जाती है। और जो अगस्त क्रांति है ये वियतनाम से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है ये किस में मिल रहे हैं, यहाँ 4 में मिल रहे हैं। 4 ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकर्ता हैं, कौन है, विद्यालय और समकक्ष समूह और सामाजिक वर्ग, परिवार और सामाजिक वर्ग, परिवार और विद्यालय। तो राजनीतिक समाजीकरण के जो है प्रमुख अभिकर्ता हैं समकक्ष समूह और सामाजिक वर्ग। ऑप्शन दूसरा जो है यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन लोकसभा से संबंधित है। ये कह रहा है कि राज्यों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह ऐसा है जिसमें 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सीटें जीती थी। तो भाजपा ने, पहला समूह है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, झारखंड। दूसरा है गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तीसरा है राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। चौथा है राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो जो भाजपा में जहाँ सीटें जीती थी वो समूह है गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं रहा? तो कौन सा? सऊदी अरब, लीबिया, ट्यूनीशिया या मिस्र? तो ऑप्शन 4 जो है मिस्र, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम.एन. रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो ये नव मानववाद के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, बहुत इजी है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेविड ईसन की मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी, वे कौन से हैं? सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना, व्यवहार व विनिमय। दूसरा है संप्रेषण और सूचना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनियम। तीसरा है व्यवहार का विनियम, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। चौथा है वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार विनियम, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी, संप्रेषण और सूचना। तो जो इन्होंने डेविड ईसन ने मांगों के संदर्भ में आगत के 4 प्रकारों की पहचान की थी, तो वो ये हैं व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। ऑप्शन जो है तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही का कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है? तो किसने की है? ये की है, ये नीरजा गोपाल ने की है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कर लेते हैं, फॉन्ट काफ़ी छोटा है। नीचे दी गई सूचियों में कौटिल्य के अनुसार अंग दिए गए हैं कौटिल्य के, और दूसरी सूची में क्या गया है, मानव शरीर के अंगों से उनकी जो है तुलना की गई है, और दोनों सूचियों को आपको सुमेलित करते हुए सही उत्तर जो है निकालना है। तो कौटिल्य के अनुसार अंग है, मानव शरीर के अंग हैं ये। अमात्य को इन्होंने क्या माना है? अमात्य को इन्होंने मुख माना है, तो सीधा सीधा पहला ही हो जाएगा। और इन्होंने सुरहित को क्या माना है? सुरहित को इन्होंने कान माना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि दुर्ग को इन्होंने क्या माना है, तो इन्होंने दुर्ग को जो है भुजाएं मानी है और कोस को कान माना है। तो ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं अमात्य को मुख नहीं होगा, यहाँ पर मैं खुद मिस्टेक कर रही हूँ। यहाँ अमात्य का मतलब क्या हो जाता है? अमात्य का मतलब होगा आँखें। ठीक है, आँखें हो जाएगा। सुरहित का कान सही है। यदि हम कोस की बात करें तो कोस जो है मुख हो जाएगा, और दुर्ग क्या हो जाएगा? भुजाएं हो जाएंगी। दुर्ग जो है भुजाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, यहाँ ऑप्शन ए ही आपका सही हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2 कूट दिए गए हैं और दोनों में जो है सूचियों को जो है, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, इनको मिलाना है और कूट का प्रयोग करना है। एक में उपागम है, दूसरे में विशेषता है। ठीक है, तो आप जो है साथ में कूट भी देख लीजिए, और मैं ऑप्शन बोल देती हूँ। पारिस्थितिकी है, और निर्णय निर्माण है, नौकरशाही है, सामान्य व्यवस्था है। तो अगर हम यदि पारिस्थितिकी की बात करें तो ये जो है अग्रेरिया इंडस्ट्रिया से संबंधित है, और निर्णय निर्माण की बात करें तो ये तथ्यमूलक कथन, इससे जो है संबंधित है। नौकरशाही की बात करें तो विधिक तर्कपूर्ण, यानी कि जो विधिक तर्कपूर्ण नौकरशाही, उससे हो जाएगी संबंधित। और सामान्य अगर व्यवस्था की बात करें तो नकारात्मक प्रतिसंभरण, इससे हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो है ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अगेन आपके पास जो है लेखक हैं और महत्वपूर्ण अवधारणाएं उनकी दी गई, साथ में कोट भी दिया गया है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, बाद में कोट देखेंगे। जॉन रॉल्स है, रॉबर्ट नॉजिक है, माइकल वाल्जर हैं और थॉमस पोगे हैं। इधर न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण है, वैश्विक न्याय है, वितरणात्मक न्याय है और न्यायपात्रता के रूप में है। चलिए कोट को भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ले लेते हैं सारों को, और फिर जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जॉन रॉल्स, ये तो सभी को पता होगा, वितरणात्मक न्याय से संबंधित हैं। रॉबर्ट नॉजिक जो हैं, ये न्याय पात्रता के रूप में, इनका अधिकारिता का सिद्धांत, यानी कि एक इसे हकदारी के रूप में भी बोला जाता है, एंटाइटलमेंट के रूप में भी इसको बोलते हैं, और अधिकारिता के रूप में भी बोलते हैं। कई सारे नाम हैं इसके, तो ये इनसे संबंधित है।
माइकल वाल्जर क्या है, न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण जो है इससे संबंधित हो जाएंगे, और थॉमस पोगे जो है वैश्विक न्याय से संबंधित हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन है 3, 4 एंड 1 सेकेंड, 3, 4, 1 सेकेंड, 3, 4, 1 सेकेंड इसमें है, थर्ड में है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये जो है आपकी 2018 दिसंबर का पेपर था, तो ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। कल मिलते हैं किसी और पेपर के साथ, तब तक के लिए आप जो है रिवीजन करते रहिए, इनकी नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।